तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 ऑर्डर्स यानी कि 3 वर्गों के बारे में। तो बच्चों लास्ट चैप्टर जो था हमारा वो था इस्लाम के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 था। फिफ्थ जो चैप्टर है यायावर साम्राज्य, तो बच्चों वो वाला आपका लेसन कंप्लीटली डिलीटेड है सेशन 2020 और 21 के लिए। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा, आप उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। तो आज के इस लेसन में हम 3 ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसका कोई अदर पार्ट नहीं आ रहा है, बट ये है कि आपको इस लेसन के अंदर जो मेन जानकारी दी गई है वो सभी इस वाले वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बच्चों अगर आप भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा हमारे चैनल को। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों आने वाला जो आपका टाइम होगा वो क्वेश्चन आंसर सीरीज से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर मैं आपको ना केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा, बल्कि जो आपके अदर सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड उनके बारे में भी आपको डेफिनेटली कंप्लीट जो हमारी सीरीज होगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी विद पीडीएफ नोट्स के साथ, ताकि आप अपनी तैयारी को काफी अच्छे तरीके से कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर अपना सिलेबस देख सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम में ही है क्योंकि अभी भी बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन है। तो देखिए 11 चैप्टर आपके टोटल हिस्ट्री में दे रखे हैं, जिसमें से पहला, 5वां और 8वां जो लेसन है वो इस साल आपको नहीं पढ़ना, वो कंप्लीटली डिलीटेड है। अब जो हम लेसन की बात कर रहे हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है 3 वर्ग यानी 3 ऑर्डर के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 3 से जुड़ा है। टोटल आपके 4 यूनिट है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में से 2 चैप्टर हैं और हर एक यूनिट में से 3-3 चैप्टर दे रखे हैं कंप्लीट। ये आपकी जानकारी है सिलेबस की। इसका जो लिंक है वो मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि बार बार आते ही रहते हैं, सिलेबस की जानकारी अच्छे से होना जरूरी है। बच्चों ये जो आपका चैप्टर है 3 वर्ग बेसिकली बात करता है 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में पश्चिमी यूरोप के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले थे, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इस प्रकार ये जो आपका चैप्टर का नाम है 3 वर्ग, वो आपके इस पूरे लेसन का सेंट्रल पॉइंट है। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि ये 3 वर्ग आखिरकार कौन थे। तो देखिए बच्चों मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। तो पहले जो नंबर पे थे वो थे पादरी, जिन्हें क्लर्गी कहा जाता था। दूसरे नंबर पे अभिजात वर्ग था जो कि नोबल था, ये काफी धनी हुआ करता था। तीसरे नंबर पे आते थे कृषक वर्ग। तो ये थे 3 वर्ग। अब इस पूरे लेसन के अंदर आपको इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वेस्टर्न यूरोप के अंदर, जिसके अंदर जर्मन, इंग्लैंड और फ्रांस, ये इस लेसन के मेन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी इस लेसन के अंदर दी जाएगी। तो आई होप आप इस लेसन का बेसिक तो अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों यूरोप के इतिहास की जानकारी के स्रोत, जो कि इतिहासकारों को कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन कौन से? तो सबसे पहले नंबर पे वो है डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज। तो दस्तावेजों में जैसे भूस्वामियों के विवरण यानी लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, उसी प्रकार जन्म, मृत्यु और विवाह की जानकारियां। तो इससे ये पता चलता था कि पश्चिमी यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसी थी, जो मैरिज सिस्टम हुआ था वो किस प्रकार से फॉलो किया जाता था, जन्म दर, मृत्यु दर कैसी हुआ करती थी, ये सब प्रकार की जानकारियां यूरोप के इतिहास में शामिल है। उसी तरह चर्चों से जो प्राप्त इंस्क्रिप्शन है यानी जो अभिलेख है वो किस प्रकार की जानकारी देते थे, जैसे कि वहां पे जो व्यापारिक संस्थाएं थी उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही गीत और कहानियों के माध्यम से भी जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बताती है 9 से 16वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप के अंदर क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो बच्चों स्क्रीन पर जो आपको शख्स दिख रहे हैं उनका नाम है मार्क ब्लॉक। तो ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन रह चुके हैं और इन्होंने मध्यकालीन इतिहास के ऊपर काफी डीपली रिसर्च कर रखी है। इसी प्रकार इस लेसन के अंदर जो आपका शुरुआती टॉपिक है जिसका नाम है फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद, इनके ऊपर इन्होंने सर्वप्रथम काम किया था। ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। आपको इनका नाम 101% याद रखना है। वो इसलिए भी आपके लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब की बार जो होंगे वो आपके एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरे चांस है कि इनका नाम आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा कुछ इस प्रकार कि सामंतवाद के ऊपर किन विद्वान ने सबसे पहले रिसर्च करी थी। तो उनका नाम है मार्क ब्लॉक। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि आखिरकार सर ये सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म है क्या?
तो काफी इजी सा कॉन्सेप्ट है और यही आपके लेसन की शुरुआत भी है। आइए जानते हैं इसी के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, कि सामंतवाद का क्या अर्थ होता है। सामंतवाद का परिचय। तो देखिए बच्चों, सामंतवाद जो शब्द है वह जर्मन के शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, तो इससे अब ये आपको पता चल चुका होगा कि ये जो सामंतवाद है वह भूमि से जुड़ी एक प्रणाली है। इस प्रकार ये एक ऐसे समाज की ओर संकेत करती है जो पहले मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड और उसके बाद दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था, जिसकी जानकारी अभी आपको एक क्रम के अनुसार पता चलती रहेगी। आर्थिक दृष्टि से क्या था, सामंतवाद एक प्रकार से कृषि उत्पादन को व्यक्त करता था। तो इस प्रकार ये लॉर्ड और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। लॉर्ड यानी जो किंग्स हुआ करते थे, ठीक है। कृषक क्या करते थे, अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। लॉर्ड क्या करता था, कृषकों को उनकी श्रम सेवा के बदले उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करता था जो उन्होंने मेहनत करी है। लॉर्ड के कृषक के ऊपर व्यापक न्यायिक अधिकार भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार ये माना जाता था कि ये जो सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म जो है, वह जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव डालता था। तो इसी कारण चैप्टर की जो शुरुआत है वो सामंतवाद से जुड़ी होती है, जो कि एक भूमि का टुकड़ा है, जिसके अंदर हम लॉर्ड और कृषकों के बीच के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जो सारी पावर होती है वो लॉर्ड के ऊपर ही होती है और वह एक तरीके से कृषकों को अपनी जगह पर काम करवाता है और उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि उसके पास न्यायिक अधिकार भी होते हैं कृषकों के ऊपर। तो बच्चों ये था सामंतवाद का एक तरीके से परिचय। तो बच्चों जिस तरीके से अभी मैंने आपको सामंतवाद के बारे में बताया था, तो उसी तरह एक प्रणाली और थी जिसका नाम था मेनर प्रणाली। तो मेनर एक प्रकार की उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। इस उपजाऊ भूमि पर लॉर्ड के महल हुआ करते थे, यानी जो राजा होते थे ना, वह अपना महल बनाया करते थे। उस महल के अंदर कृषक जो थे उसी भूमि के ऊपर काम किया करते थे। यानी एक प्रकार से वही बात होगी कि एक राजा के घर के अंदर जो नौकर होते हैं जो हर प्रकार का काम करते हैं, उसी तरह इन लॉर्ड के अंडर कृषक हुआ करते थे जो इन्हीं की भूमि पर रहा करते थे और काम किया करते थे। मेनर के अंदर क्या होता था, किसानों का जो जीवन हुआ करता था वो काफी कष्ट से भरा हुआ करता था, यानी उन्हें वो हर एक काम करने पड़ते थे जो सामंत यानी लॉर्ड उन्हें दिया करते थे। एक प्रकार से मेनर जो था, यानी जो उस जागीर का जो मालिक था, लॉर्ड स्वामी कह सकते हो, वह विलासी था, यानी लग्जरी लाइफ को जिया करता था। और वहीं जो किसान थे वह एक प्रकार से स्लेव यानी गुलामों भरी जिंदगी जिया करते थे, जिसके कारण उनका जो जीवन था वह काफी कष्टों से भरा हुआ करता था। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये सामंतवाद से ही जुड़ा हुआ है एक प्रकार से, इसलिए मैंने इसे बीच में ही डाल दिया ताकि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो सके। बच्चों अगला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है कि गोल बना फ्रांस। तो कहने का मतलब ये जो आज के समय फ्रांस कंट्री है उसका जो पहले का जो नाम था वो था गोल। तो किस प्रकार से गोल का रीनेम करके फ्रांस कर दिया गया, इस टॉपिक के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आइए जानते हैं इसी के बारे में। तो बच्चों ये जो गोल कंट्री थी यानी आज के समय जिसका नाम फ्रांस है, तो आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, ये उस समय रोमन साम्राज्य का ही एक प्रांत हुआ करता था। रोमन साम्राज्य आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था ना, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ, तो गोल भी उसी के अंडर में आया करता था। अब गोल के अंदर शामिल क्या क्या था, जैसे कि यहाँ पे 2 तट रेखाएं होगी, पर्वत श्रृंखलाएं होगी, लंबी लंबी नदियां, वन क्षेत्र, कृषि योग्य विशाल मैदान। तो एक प्रकार से पूरा एक डेवलप कंट्री थी उस समय भी ये, ठीक है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि जो गोल है उसका रीनेम क्यों किया गया था। तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हो, जहां पर आप देख सकते हो जर्मन के बारे में। तो जर्मन की एक जनजाति थी जिसका नाम था फ्रैंक। तो इन फ्रैंक जनजाति ने क्या किया था, 6ठी शताब्दी में गोल के ऊपर युद्ध किया था, एक तरीके से अपना राइट जमा लिया था। और यहाँ पे जो शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था फ्रैंकिश नाम से, यानी कि फ्रांस के राजा। और इन्हीं फ्रैंकिश ने गोल देश का नाम चेंज करके फ्रांस रखा था। यहाँ पे जो चर्च हुआ करते थे इनके उनके साथ जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि यह चर्च के अंदर जो पादरी होते थे, बिशप होते थे, उन्हें काफ़ी हाई पोस्ट पे रखा करते थे। तो इस कारण इनके चर्चों के साथ जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। तो इस प्रकार गोल कंट्री का नाम फ्रांस रख दिया गया। तो आई होप आपको एक छोटी सी जानकारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी।
बच्चों अब जो हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो इस लेसन का सेंटर पॉइंट है। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिकों के बारे में बात करी वो इस लेसन की एक थीम थी आपको समझने के लिए कि ये जो थ्री ऑर्डर है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो किस प्रकार से इसका नाम रखा गया था, जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। अब हम बात कर रहे हैं थ्री ऑर्डर के अंदर जो हमने तीन शुरुआत में जाने थे वो कौन कौन से थे। पहले नंबर पे थे पादरी, दूसरे नंबर पे थे अभिजात वर्ग और तीसरे जो नंबर पे थे वो थे कृषक वर्ग। अभी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इन तीन वर्गों के अलावा चौथा वर्ग भी था, लेकिन उसके बारे में हम बात इसके बाद करेंगे। तो अभी हम जानते हैं इन तीनों ही वर्गों के बारे में कि इनकी क्या क्या बातें थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पादरी वर्ग के बारे में। तो ये जो पादरी वर्ग था ये सबसे शक्तिशाली वर्ग था, यानी कि ये पादरी वर्ग किसी के ऊपर निर्भर नहीं हुआ करते थे, खुद में ये काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। इनका जो मेन काम होता था वह ईसाई समाज का मार्गदर्शन देना होता था। उस समय अधिकतर गांव के अंदर काफी ज्यादा चर्च हुआ करते थे और इन्हीं चर्चों के अंदर हर संडे को जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे और यहाँ पर पादरियों के द्वारा ही धर्म से रिलेटेड उपदेश दिए जाते थे। लोग उन्हें काफी ध्यान से सुना करते थे और साथ ही सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्रित यानी कि इकट्ठा भी हुआ करते थे। चर्च के अंदर पादरियों के अलावा एक संस्था और थी जिन्हें भिक्षु कहा जाता था। तो बच्चों ये जो भिक्षु हुआ करते थे ये अकेले रहा करते थे और धर्म का पालन काफी अच्छे तरीके से करते थे और साथ ही यह एक समुदाय के साथ रहते थे जिन्हें मोनेस्ट्री कहा जाता था यानी मठ कहा जाता था। ये सामान्य लोगों से एक अलग जगह में बसे हुआ करते थे जहां पर सिर्फ इन्हीं का एक दबदबा हुआ करता था। जैसे कि हम बात करते हैं, जब हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो लोग निवास करते थे तो उनकी एक अलग संस्था हुआ करती थी जिसमें सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले रहा करते थे जिन्हें श्रद्धालु कहा जाता था। ठीक है, तो उसी प्रकार पादरी वर्ग के अलावा भिक्षु भी हुआ करते थे जो एक प्रकार से फॉलोवर ही थे। तो वह एक ऐसे समुदाय में रहते थे जिन्हें यानी कि मोनेस्ट्री कहा जाता था। तो बच्चों दूसरा जो वर्ग था वो अभिजात वर्ग था। पहले स्थान पे पादरी थे, लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की भूमिका ज्यादा होती थी। इसका कारण भी था वो था कि भूमि पर इनका नियंत्रण काफी अच्छा था। इनके पास सैन्य क्षमता होती थी, न्यायालय लगाने के अधिकार होते थे और साथ ही अपनी मुद्रा का प्रचलन भी ये किया करते थे। अब बात आती है नाइट की। तो देखिए बच्चों 9वीं शताब्दी का जो समय था ना, उस समय युद्ध काफी ज्यादा हुआ करते थे और इन युद्धों के लिए काफी ज्यादा स्किल वाले यानी कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता होती थी। तो ये जो नाइट वर्क हुआ करता था ना वह घोड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करता था, इसलिए ये एक अलग रूप में उभर कर भी आया। और तीसरा जो वर्ग था वो था कृषक, जिसके अंदर स्वतंत्र किसान और कृषि दास या फिर सर्फ आया करते थे। स्वतंत्र किसान क्या करते थे, अपनी भूमि को लौट के काश्तकार के रूप में देखना चाहते थे और वहीं जो कृषक दास थे इनकी जो दशा थी वो काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि यह सामंतों की जमीन पर कार्य किया करते थे। एक प्रकार से इनका जो जीवन था वो काफी कष्ट भरा हुआ करता था, जो कि शुरुआत में मैंने सामंतवाद के परिचय में इसका जिक्र कर दिया था। तो बच्चों ये था आपका थ्री ऑर्डर यानी तीन वर्गों के बारे में। एक चौथा वर्ग भी था, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चौथा वर्ग जिसके अंदर नए नगर और नगरवासी आते हैं। तो देखिए नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है, ये एक लोकप्रिय कहावत थी। तो कहने का मतलब स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले जो कृषक और दास हुआ करते थे वह भागकर नगर में छिप जाया करते थे। यदि कोई कृषि या फिर दास अपने लॉर्ड की नजर में 1 साल 1 दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाता था तब वह एक स्वतंत्र नागरिक बन जाता था, यानी कि जो वह किसी के अंडर में है यानी लॉर्ड के अंडर में है, एक स्लेव बना है, गुलाम बना है, तो वह उससे आजाद हो जाया करता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर जो व्यक्ति थे या तो वह स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे या फिर वह भगोड़े कृषक हुआ करते थे जो अपने लॉर्ड से छुपकर भाग जाया करते थे। कार्य की दृष्टि से ये काफी अकुशल श्रमिक होते थे, यानी इन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं होता था और साथ ही नगरों के अंदर अनेक दुकानदार और व्यापारी भी रहा करते थे। आगे चलकर क्या हुआ कि विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति जैसे कि साहूकार तथा वकीलों की आवश्यकता अनुभव हुई। तो बड़े नगरों की जनसंख्या जो थी वो 30,000 तक के आसपास हुआ करती थी और नगरों में रहने वाले इन्हीं लोगों ने समाज का चौथा वर्ग को डेवलप किया यानी उसका उदय किया। तो ये क्या करता था, एक प्रकार से सबके ऊपर नजर रखता था। इसी प्रकार एक श्रेणी के रूप में यानी गिल्ड के रूप में जो कि उद्योगों के संगठन उत्पाद की गुणवत्ता, उनके मूल्य तथा बिक्री पर नियंत्रण रखते थे, ये सारी प्रथाएं इन्होंने शुरू करी थी। तो ये जो चौथा वर्ग था आप कह सकते हो ये कृषक वर्ग से ही अलग होकर निकला था जो कि नगर की ओर बढ़ा और वहां पे
विकासात्मक योजनाएं बनाकर अच्छी अच्छी चीज़ों को डेवलप करके अपने आप को आज़ाद करवाया और साथ ही नगर का विकास भी तेजी से करवा सका। तो बच्चों अब है इस लेसन का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट। तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जब आप 3 वर्ग के बारे में पढ़ते हो जिसका जो टाइम पीरियड था वो 9 से 16वीं शताब्दी के बीच में था, तो ये जो 14वीं शताब्दी का संकट था इसने एक प्रकार से पश्चिमी यूरोप को हिला डाला। तो वो किस प्रकार से उसके कारक रहे थे, फैक्टर रहे थे, उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम में परिवर्तन की। तो इसमें क्या बात की जा रही है, तो देखिए उत्तरी यूरोप के अंदर लगभग 300 साल से भी ज्यादा ग्रीष्म ऋतु जो थी उसका जो स्थान था वह शीत ऋतु ने ले लिया। इसका असर क्या हुआ कि जो फसल उगाने वाले मौसम थे ना वह छोटे होते चले गए, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, लेकिन सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। तो इस कारण फसल उगाने का जो टाइम था वो छोटा हो गया, तो काफी ज्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। ऊपर से ऊंची भूमि पर फसल उगाना काफी ज्यादा कठिन हो गया था। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ तूफान आना, तो इनसे क्या हुआ कि अनेक प्रकार के कृषि जो फार्म थे ना वो भी नष्ट हो गए। इसका प्रभाव ये हुआ कि सरकारों को जो टैक्स मिलता था उसकी आय में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जब एक प्रकार से हालात खराब होते हैं तो टैक्स आना काफी कम हो जाता है, जिसके कारण सरकार को जो आय मिलती है, क्योंकि सरकार पैसे कहाँ से कमाती है, टैक्सों से ही तो कमाती है। तो जब इतनी सारी हलचलें हो रही थी तब सरकार को इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उनके टैक्सों में भी कमी देखने को मिली। तो पहला रीजन 14वीं शताब्दी का यह था कि मौसम में परिवर्तन से कुछ इस प्रकार के बदलाव वहां पर देखने को मिले थे। दूसरा था जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी। कहने का मतलब जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही थी तो संसाधनों की कमी भी होती जा रही थी, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है वो तो असीमित है यानी अनलिमिटेड है, लेकिन जो संसाधन है वो तो सीमित मात्रा में है। तो इस कारण संसाधनों की कमी भी देखने को मिली और सबसे बड़ा रीजन ये भी माना जाता है कि वहां पर अकाल भी पड़े थे, जैसे कि दे भी रखा है आपकी बुक में 1315 में एक अकाल पड़ा और 1317 में दूसरा अकाल पड़ा। ये अकाल इतने भयंकर थे, इस अकाल से 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मृत्यु भी हो गई थी। तीसरा था चांदी के उत्पादन में कमी। तो देखिए बच्चों ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये आप मैप में भी देख सकते हैं, पश्चिमी यूरोप के ही ये देश है। तो यहाँ पे चांदी की खानों के उत्पादन में कमी देखने को मिली। इसका असर क्या हुआ, धातु और मुद्रा का अभाव होने लगा यानी कमी देखने को मिली। व्यापार जो था वह बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सरकार के द्वारा चांदी और मुद्रा की शुद्धता भी घटानी पड़ गई और इस प्रकार क्या हुआ कि मुद्रा के अंदर सस्ती धातुओं का मिश्रण किए जाने लगा। और जो एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो है पैंडेमिक यानी कि महामारियां। तो क्या था बच्चों, 12वीं और 13वीं शताब्दी में वाणिज्य व्यापार में विस्तार हुआ। तो इसके परिणाम कुछ इस प्रकार निकले कि दूर देशों के जो पोत हुआ करते थे, जो जहाज होते थे पानी वाले, वह यूरोपीय तटों पे आना शुरू हुए। लेकिन वो जहाज आ तो गए यूरोपीय तटों पर, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या में वहां से चूहे भी यूरोप में आ गए। इन चूहों ने क्या किया, अपने साथ प्लेग यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी साथ में लाए। जो आज के समय कोरोना चल रहा है वैसी ये बीमारी थी एक प्रकार से। तो 1347 से 1350 के बीच में यूरोप जो था वो महामारी से बुरी तरह प्रभावित भी हुआ और 20% से भी ज्यादा जनसंख्या इस महामारी का शिकार हुई। वह हालात आज के समय में भी बने हुए हैं कोरोना को लेके, लेकिन उस समय यूरोप के अंदर जो महामारी थी वो चूहे के कारण फैली थी और आज के समय जो महामारी फैली है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये जो कोरोना है वो किसके कारण हुआ है, उस क्रिएचर का नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सब कारकों की वजह से जो परिणाम निकल के आए, जैसे कि आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन होने लगा यानी समाज तितर बितर हो गया, जनसंख्या में कमी आने लगी क्योंकि लोग महामारी से काफी ज्यादा मरे थे। तो क्या हुआ, जो मजदूर थे ना उनकी संख्या में भारी कमी आई। अब क्या हुआ, कृषि और उत्पादन का जो संतुलन था वह बिगड़ गया यानी कि उसके अंदर असंतुलन हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो खरीदार थे जो सामान खरीदते थे उनकी संख्या में कमी आई और इसका सीधा असर कृषि उत्पादन के मूल्य की गिरावट में देखने को मिला। तो बच्चों ये था 14वीं शताब्दी का संकट जिसने पश्चिमी यूरोप को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। एक अलग अलग प्रकार की वहां पे मुसीबतें देखने को मिली थी। तो बच्चों ये तो था आपका कंप्लीट लेसन। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो काफ़ी शॉर्ट है,
लेकिन मैं उसे अलग पार्ट में इसलिए नहीं बताना चाहता, आपके एग्जाम काफी क्लोज आ रहे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा तो उसके अंदर वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये तो था आपका चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग के बारे में। तो आई होप कि आपको बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी कंप्लीट। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। साथ ही हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।